नमस्कार मित्रों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपीएससी विद नवीन सैनी में स्वागत है। जैसा कि आपको ज्ञात है, हम अजमेर के चौहान पढ़ रहे थे और उसमें आज हम पढ़ेंगे पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड। तो आइए इनके बारे में हम अध्ययन करते हैं। पृथ्वीराज चौहान, पृथ्वीराज थर्ड, इनका जन्म है वो 1166 ईस्वी में अनिल पाटन, गुजरात में हुआ था। इनके पिता का नाम सोमेश्वर चौहान था और इनकी माता का नाम कर्पूरी देवी था, जो कि दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी। अब देखो, इनके पिता का जो देहांत है वो जल्दी ही हो गया था जब इनकी आयु मात्र 11 वर्ष थी। तो इन्होंने 11 वर्ष की अल्पायु में ही पृथ्वीराज चौहान ने राजगद्दी को संभाल लिया और इनकी माता है वो राजनीति में निपुण थी। इस वजह से वो इनकी संरक्षिका के तौर पर थी। वो इनके मतलब सारी गाइडेंस वगैरह करने और जो शासन को कैसे चलाना है वो सब इन्हीं की देख रेख में था। तो इन्होंने मात्र 11 वर्ष की अल्पायु में ही राजगद्दी को संभाल लिया। माता इनकी थी संरक्षिका। अब देखो, दो नाम इंपॉर्टेंट है। एक तो इनके प्रधानमंत्री जो कि थे कदमदास, उनको केमास या केमवास के नाम से भी जाना जाता है, और जो सेनाध्यक्ष थे वो भुवनमल सेनापति। ठीक है, सेनाध्यक्ष या सेनापति वो कौन थे? भुवनमल थे। तो देखो, इन्होंने इतनी कम आयु में ही राज कार्य संभाल लिया, तो इनका बहुत बड़ा योगदान था। ये बहुत ही विश्वसनीय थे और देशभक्त थे। ठीक है, और पृथ्वीराज का जो उपनाम है वो राय पिथौरा और दल पंगुल है। दल पंगुल का मतलब विश्व विजेता। दल पंगुल विश्व विजेता की उपाधि इन्होंने धारण की थी। और इनके जो दरबार में विद्वान थे वो कौन कौन थे? तो दरबारी विद्वान हैं जयानक, विद्यापति गौड़, विश्वरूप, वागीश्वर, जनार्दन, चंद्रवरदाई और पृथ्वी भट्ट। इनके नाम आप याद रखना अच्छे से। ये फैक्ट है, सीधे ही पढ़ने, इनको याद रखना है बहुत ही अच्छे तरीके से। दरबारी विद्वान पूछ ले कि पृथ्वीराज चौहान के दरबार में निम्नलिखित में से कौन से विद्वान थे या नहीं थे, ऑप्शन देके, तो इनको आप अच्छे से याद कर लेना। अब देखिए, आगे आते हैं प्रमुख सैनिक अभियान व विजय। अब देखो, होता क्या है, जब मान लो कोई 11 वर्ष का कोई बालक है, वो राजकार्य अपने हाथ में ले रहा है, शासन चला रहा है, तो सबसे पहले उसका सामना होगा अपने स्वजनों से, मतलब अपने खुद के लोगों से। क्योंकि राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। राजनीति में सिर्फ राजगद्दी दिखाई देती है, चाहे वो किसी भी तरीके से हासिल हो। वही चीज है वो पृथ्वीराज चौहान के साथ हुई। तो सबसे पहले इनके जो अपने थे, जो स्वजन थे, वो भी क्या करने लगे? विद्रोह करने लगे। उनमें सबसे पहले विद्रोह किया था इनके जो चाचा थे अपर गांगे। देखो ये नाम लिखा हुआ, अपर गांगे। ठीक है, इन्होंने सबसे पहले क्या शुरू कर दिया? विद्रोह करना शुरू कर दिया कि भाई छोटा सा बच्चा तो है, इसको हटा देते हैं और अपन बैठ जाते हैं राजगद्दी पे। तो देखो क्या हुआ, नागार्जुन एवं बंडाणकों का दमन, ये पूरा ये हेडिंग दी हुई है। देखो, शासन संभालने के बाद चाचा अपर गांगे ने शासन प्राप्त करने के लिए विद्रोह किया, जिसे परास्त कर उसकी हत्या कर दी। और देखो, फिर पृथ्वीराज के चचेरे भाई ने, मैंने कहा ना स्वजनों से होगा, तो पहले चाचा और उसके बाद में चचेरे भाई जिसका नाम था नागार्जुन, उसने भी क्या शुरू कर दिया? विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो विद्रोह करना शुरू किया तो पृथ्वीराज ने उसके मतलब जांच शुरू कर दी कि भाई ये क्या क्या कर रहा है। तो बाद में इसके विद्रोह को पृथ्वीराज चौहान ने दबा दिया, इसको पराजित कर लिया। और जब ये भागा तो ये इधर गुड़गांव की तरफ वहां तक भागा था। तो वहां तक जाकर इसने उसको पराजित भी कर दिया और साथ ही साथ गुड़गांव एवं आसपास के क्षेत्र को अपने अधिकार में कर लिया है। ये घटना होती है 1178 ईस्वी की। ठीक है, अब देखो, इसमें एक बात और आती है कि जो ये था प्रधानमंत्री था एक तो कदमदास और एक सेनाध्यक्ष था भुवनमल सेनापति। अब बोलते हैं कि इस सेनापति की जो हत्या है, कुछ तो बोलते हैं कि पृथ्वीराज ने खुद ने करवा दी, कुछ बोलते हैं कि एक प्रताप सिंह नाम का एक आदमी था जो कि पृथ्वीराज के क्या था, थोड़ा नजदीक था। तो बोलते हैं कि इसकी जो पोस्ट थी वो प्रताप सिंह को देने के लिए, तो इन्होंने पृथ्वीराज चौहान ने खुद ने इनकी हत्या करवा दी। कुछ बोलते हैं कि प्रताप सिंह ने इनकी हत्या करवा दी, और कुछ बोलते हैं कि इनका जो भुवनमल का प्रभाव था वो दिनों दिन बढ़ता जा रहा था। उस बढ़ते प्रभाव को देखते हुए पृथ्वीराज चौहान ने इनकी हत्या करवा दी। कुछ भी हो, लेकिन बोला जाता है कि 11 वर्ष की आयु में इन्होंने शासन संभाला और उसके 1 वर्ष बाद में इनकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी, वो भी संदिग्ध परिस्थितियों में। ठीक है,
अब देखो आगे की बात हम थोड़ी सी मैप पर समझ लेते हैं। तो ये लेते हैं मैप, ये ले लो। अब देखो एक जाति थी जो कि सतलज नदी के किनारे से आई हुई थी, उस जाति का नाम था बंडानक। उस बंडानक जाति के बारे में हमने पढ़ा था विग्रहराज चतुर्थ में। बंडानकों का दमन पृथ्वीराज चौहान से पहले जो विग्रहराज चतुर्थ थे उन्होंने भी उस जाति का क्या किया था, दमन किया था। ये एक महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति की जाति थी जो आगे से आगे फैलती जा रही थी। तो इसका क्षेत्र था भरतपुर, मथुरा, अलवर। देखो ये अलवर, भरतपुर, इस साइड ये जाति है वो तेज गति से क्या हो रही थी, फैल रही थी। और इसका दमन करना भी जरूरी था क्योंकि वरना ये बढ़ते बढ़ते इनके अजमेर तक आ जाए, इनको अपने अधिकार में ले ले। ठीक है, तो 1182 ईस्वी में 1182 ईस्वी में भरतपुर, मथुरा व अलवर के आसपास के जो क्षेत्र में बंडानक जाति फैली हुई थी उसका अंत भी पृथ्वीराज चौहान ने कर दिया था। यही लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, देखो। इसके बाद 1182 ईस्वी में भरतपुर, मथुरा व अलवर के आसपास के क्षेत्र में बंडानकों के विद्रोह का अंत कर दिया। ठीक है, अब पढ़ते हैं उसके आगे की स्टोरी। तो उसके आगे की स्टोरी के लिए फिर से मैप पर आ जाओ, इस मैप पे आउटलाइन पे आ जाओ। अब देखो हुआ क्या था, एक यहाँ पर जगह है महोबा, इस साइड देखो ये यूपी है, ये एमपी है। महोबा क्षेत्र है, उसमें यूपी और एमपी के 8-8, 10-10 जिले आते हैं उस एरिया में। यहाँ पर बॉर्डर पर महोबा था, इसके शासक थे चंदेल, चंदेलों का राज था यहाँ पर। और उसमें एक चंदेल शासक था परमर्दी देव। परमर्दी देव बोला जाता है कि, एक बार रुको, यहाँ पर अजमेर बना देते हैं, ठीक है, और इधर दिल्ली मान लो आप, ये रूट दिल्ली वाला। अब हुआ क्या था कि एक बार कोई पृथ्वीराज चौहान के जो सैनिक थे वो जाके आए थे दिल्ली, दिल्ली से वापस आ रहे थे। उस वक्त बोलते हैं कि जो परमर्दी देव था चंदेल शासक, उसके सैनिकों ने इनको लूटा पीटा, इनके साथ मतलब झगड़ा कर लिया। तो उससे क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान को एक मौका मिल गया, या मान लो एक युद्ध की वजह हो गई कि ये वापस इस चंदेल शासक पर, परमर्दी देव पर क्या कर सके, आक्रमण कर सके। इस वजह से इन्होंने क्या किया, पृथ्वीराज चौहान ने अपनी सेना ली और पहुंच गए इनके पास में। बोले कि भाई आ जाओ, आपने हमारे सैनिकों को परेशान किया था जब ये दिल्ली से आ रहे थे। तो उसी समय क्या हुआ था, जो परमर्दी देव था चंदेल शासक, उसके जो मेन सैनिक थे आला और उदल, ये बड़े ही वीर थे। ये इतने वीर थे कि इस क्षेत्र में आज के दिन भी इनके नाम के गीत चलते। ठीक है, तो ये आला और उदल नाराज होके इधर किसी शासक के पास में गए हुए थे और इधर से पृथ्वीराज चौहान अपनी सेना लेके आ गया। तो इस समय परमर्दी देव चंदेल था वो घबरा गया। तो घबराहट में इन्होंने इनको बोला कि भाई आला और उदल आप आओ। पृथ्वीराज चौहान ने तो हमला बोल दिया है। तब इन्होंने कहा हम क्यों आए हैं, आपने तो हमें बेइज्जत करके निकाला। ठीक है, नाराजगी थी। तो परमर्दी देव चंदेल ने कहा भाई कि देखो जो बात हो गई वो हो गई, और ये देशभक्ति की बात है, अपने देश के लिए नहीं आओगे काम तो कब आओगे। तब ये आला और उदल वापस आए और तब जाकर इनके बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ जिसमें आला और उदल क्या हो गए, शहीद हो गए। और इस युद्ध को तुमुल का युद्ध भी कहते हैं। किसका कहते हैं, तुमुल का युद्ध। इस तुमुल का मतलब होता है जो अपने ढोल नगाड़ों के साथ जो युद्ध होता है ना, उस युद्ध को बोलते हैं तुमुल का युद्ध। ठीक है, और ये महाभारत काल से ये तुमुल नाम है, आपको सुनने को मिलेगा। तो ये तुमुल का युद्ध हुआ था, और कब हुआ था, 1182 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, और इसमें चंदेल शासक परमर्दी देव की क्या हुई थी, हार हुई थी। तो आओ इसको एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं। देखो, महोबा के चंदेलों पर विजय, चंदेल शासक परमर्दी देव, तुमुल का युद्ध हुआ 1182 ईस्वी में हुआ। इसको हराकर संधि हेतु विवश कर दिया। किसको, परमर्दी देव तो जो था चंदेल शासक, उसको हराकर और संधि हेतु क्या कर दिया, विवश कर दिया। परमर्दी देव के सेनापति आला व उदल क्या हो गए, शहीद हो गए। अब उसके बाद में आते हैं चालुक्य। अब चालुक्यों पर इसने क्या की थी, विजय हासिल की थी। अब चालुक्यों के बारे में भी एक बार हम मैप पर समझ लेते हैं। आओ मैप पर वापस इसको रब कर देते हैं। ठीक है, अब देखो चालुक्य इस गुजरात साइड थे, ये गुजरात है, इस साइड में चालुक्यों का क्या था, राज था। तो यहां पर एक चालुक्य शासक था भीमदेव सेकंड, भीमदेव सेकंड। ठीक है,
और इस यहाँ पे मान लो, देखो ये अजमेर यहाँ ले लो, यहाँ पर नागौर ले लो, और यहाँ पाली ले लो आप, ये पाली आ गया, पाली नाडोल, ठीक है। अब हुआ क्या, देखो अजमेर वाले जो चौहान शासक थे उनकी जो सीमाएं थी वो नागौर, पाली यहाँ ऐसे टच थी, और इधर से जो गुजरात के भीमदेव सेकंड थे उनकी भी जो सीमाएं हैं वो भी यहाँ पर नागौर और पाली यहाँ तक थी। मतलब इनकी सीमाएं आपस में क्या होती थी, टकराती थी। तो बोलते हैं कि इस टकराहट की वजह से इनके बीच में युद्ध हुआ। और कुछ लोग बताते हैं, कुछ इतिहासकार, कि यहाँ पर एक आबू आता है, यहाँ पर ये आबू में एक परमार शासक था, उसकी एक पुत्री थी इच्छिनी, देखो इंचिनी, इच्छिनी ऐसे नाम लिखा हुआ मिलता है इसका। अब बोलते हैं कि भीमदेव सेकंड की इच्छा थी इच्छिनी से शादी करने की, और इच्छिनी की किससे थी, पृथ्वीराज चौहान से शादी करने की। तो इस बात को लेकर इनके बीच में युद्ध हुआ, जो टकराहट की वजह ये थी। ये चीज़ लिखी हुई मिलती है पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई के ग्रंथ में। तो पृथ्वीराज रासो में जो कुछ लिखा हुआ है वो कोई खास नहीं है, मतलब उसमें जो तथ्य हैं उनकी जो ऑथेंटिक तरीके से पुष्टि नहीं होती है, ठीक है। तो ये मत कोई प्रबल मत नहीं। अब इनकी जो सीमाएं आपस में टकराती थी ये मत प्रबल है। और एक बात और सामने आती है कि जो भीमदेव सेकंड था उसने पृथ्वीराज चौहान के पिताजी थे सोमेश्वर चौहान, उनसे किसी बात को लेकर झगड़ा था। बताते हैं कि भीमदेव सेकंड ने सोमेश्वर चौहान की हत्या कर दी थी। उस बात को लेकर इनके बीच में दुश्मनी थी। चाहे सोमेश्वर चौहान की हत्या करने वाला पॉइंट हो, चाहे इच्छिनी से शादी करने वाला पॉइंट हो, और चाहे इनके जो सीमाएं आपस में टकराती थी उसको लेकर झगड़े का पॉइंट हो, कुछ भी हो, लेकिन इनके बीच में क्या हो गया, झगड़ा हो गया। अब देखो लड़ाई हुई, आक्रमण शुरू हुआ। एक बार अब कर देते हैं, अब बताते हैं। तो भीमदेव सेकंड की तरफ से तो इसका जो सेनापति था जगदेव प्रतिहार वो लड़ रहा था, और इस तरफ से थी पृथ्वीराज चौहान की सेना। बोला जाता है कि इनके बीच में भीषण युद्ध हुआ, और युद्ध था वो इस कंडीशन में पहुंच गया कि निर्णायक रहा, है ना। युद्ध आगे से आगे चलता जा रहा था, कभी ये इस पर भारी तो कभी ये इस पर भारी, और बाद में जाकर इनके बीच में क्या हुई, संधि हुई, ठीक है। और इस युद्ध को नागौर का युद्ध कहते हैं। इस चीज को हम एक बार नोट्स में पढ़ लेते हैं। आओ देखो, चालुक्यों पर विजय 1184 ईस्वी में हुआ था ये युद्ध। भीमदेव सेकंड चालुक्य शासक और इसके प्रधानमंत्री थे जगदेव प्रतिहार और वर्सेज पृथ्वीराज चौहान। इनके बीच में हुआ ये युद्ध नागौर का युद्ध कहलाता है। परिणाम था संधि। इस युद्ध का नतीजा क्या निकला, संधि हुई। पृथ्वीराज व भीम सेकंड के सेनापति जगदेव प्रतिहार के मध्य क्या हुई थी, संधि हुई थी। उसके बाद में आते हैं कन्नौज से संबंध। अब कन्नौज को लेकर क्या हुआ उसके बारे में हम पढ़ते हैं। देखो मैप लेते हैं पहले राजस्थान का, इसको हम रब करते हैं। ये ले लो, ये मैप ठीक रहेगा, इसमें थोड़ा लिख भी लेंगे हम साइड में ना। अब हुआ क्या था, कन्नौज यहाँ पे रफ मैप बना लो क्योंकि थोड़ा बहुत लिखना भी होगा। देखो इधर कन्नौज मान लो, ये कन्नौज हो गया, और ये अजमेर। अजमेर में थे अपने पृथ्वीराज चौहान, और इधर कन्नौज में जो गहेड़वालों का शासन था, गहेड़वाल, और गहेड़वालों में एक शासक था जयचंद गहेड़वाल, ठीक है। ये आ गया। अब देखो पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गहेड़वाल में क्या रिश्ता था। देखो मैंने आपको शुरू में बताया था, इनकी जो माता थी पृथ्वीराज चौहान की, कर्पूरी देवी, वो किसकी बेटी थी, दिल्ली के शासक अनंगपाल तोमर की पुत्री थी, तोमर वंश से, है ना। तो देखो दिल्ली में आ गए अपने अनंगपाल तोमर।
इनकी पुत्री हो गई कर्पूरी देवी, और इधर एक कर्पूरी देवी की बहन थी। ठीक है, कर्पूरी देवी के पुत्र हुए पृथ्वीराज चौहान थर्ड, पृथ्वीराज थर्ड, और इस तरफ थे जयचंद गहड़वाल, इनकी बहन के बेटे, कर्पूरी देवी के बहन के बेटे थे। तो देखो पृथ्वीराज थर्ड और जयचंद गहड़वाल में क्या रिश्ता हुआ कि ये क्या थे, मौसेरे भाई थे। अब चौहानों ने चूंकि दिल्ली को पहले ही जीत रखा था पहले से ही, तो ये तो इनके सामंत हुए ना। तो दिल्ली पर जिसका भी राज होगा, मतलब जो भी यहाँ पर कार्य को हैंडल करेगा, वो इन अजमेर के चौहानों के क्या थे, सामंत थे, क्योंकि दिल्ली है वो चौहानों की पहले से जीती हुई थी। तो पृथ्वीराज चौहान अपना हक मानता था दिल्ली पर, और जयचंद गहड़वाल भी अपने बराबर का हक मानता था। बोले कि भाई इसके नाना जी है तो अपने भी क्या है, नाना जी है यहाँ पर। ठीक है, ननियाल था दोनों का ही, तो दोनों ही इस पर क्या मानते थे, अपना अधिकार मानते थे, और दोनों ही महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के लोग थे। तो इस बात को लेकर इनके बीच में क्या था, झगड़ा था। पहला मत तो ये है कि इस बात को लेकर झगड़ा हुआ। दूसरी बात क्या मानते हैं, दूसरी बात मानते हैं कि जयचंद गहड़वाल की एक पुत्री थी जिसका नाम था संयोगिता। संयोगिता को लेकर झगड़ा हुआ। कैसे हुआ, अब देखो बताते हैं कि एक चित्रकार था। तो चित्रकार वो क्या करता था, भारत में जगह जगह भ्रमण करता, और जहाँ वहाँ के जो राजकुमार राजकुमारियाँ उनके क्या बनाता था, चित्र बनाता था। वैसे एक बार वो चित्र बनाने के लिए इधर आ गया अजमेर साइड, और उसने चित्र बना लिया पृथ्वीराज चौहान का, चित्र बना लिया। उसके बाद में वो घूमता घूमता कहाँ चला गया, इधर जयचंद गहड़वाल के पास, और यहाँ पर वो चित्र बता रहा था ऐसे कि ये इस जगह के ये शासक हैं, ये राजकुमार हैं, ये राजकुमारियाँ हैं। ऐसे बताते बताते पृथ्वीराज चौहान का क्या आया, चित्र आया। उसको संयोगिता पास में बैठी थी, उसने भी उस चित्र को क्या देख लिया। उसके बाद से संयोगिता की मतलब इच्छा थी पृथ्वीराज चौहान से शादी करने की। अब ये बात पृथ्वीराज चौहान को पता चली, पृथ्वीराज चौहान को पता चली ये बात। तब भाई हुआ क्या, ये दुश्मनी तो पहले से ही थी जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज चौहान के बीच में, जो ये दिल्ली को लेकर। अब जयचंद गहड़वाल है वो इन दोनों की शादी कराने में राजी नहीं था कि भाई और किसी से करवा दूं, लेकिन पृथ्वीराज चौहान से नहीं करवाऊं। और संयोगिता बोल रही थी कि भाई करूं तो इसी से करूं, नहीं तो किसी से नहीं करूं। तब हुआ क्या, जयचंद गहड़वाल ने एक स्वयंवर रख दिया, स्वयंवर का आयोजन किया। इसमें भारत के जो विभिन्न शासक थे उनको बुलाया, शासक आ गए, बैठ गए, देखो ये दरबार सजा दिया मैंने। और जहाँ पर जो द्वारपाल होता है वहाँ पर एक पृथ्वीराज चौहान की मूर्ति बनवा कर रख दी, पृथ्वीराज चौहान की। अब सभी शासक आ गए। अब संयोगिता वरमाला लेके निकली, सभी के पास से ऐसे घूमते 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 किसी के माला नहीं डाली, और माला किसके डाल दी, पृथ्वीराज चौहान की। तभी बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर आ जाता है और इसको लेके यहाँ से भाग जाता है और वापस अजमेर जाके इसे शादी कर लेता है। ऐसी स्टोरी है पूरी, वो लिखी हुई मिलती है पृथ्वीराज रासो जो कि चंद्रवरदाई में। ठीक है, तो चंद्रवरदाई जो लिखता है उन चीज़ों की क्या होती है, कोई खास पुष्टि नहीं होती है ऐतिहासिक तरीके से। ज़्यादातर इतिहासकार उसके जो फैक्ट हैं उनको कोई खास नहीं मानते, लेकिन ये चीज़ थी, ये खास थी, है ना। कुछ इतिहासकार तो मानते हैं कि संयोगिता थी नहीं, कुछ मानते हैं कि थी, लेकिन जो भी हो इन चीज़ों को लेकर इनके बीच में क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। ठीक है, अब इस चीज़ को हम पढ़ते हैं नोट्स में। अब देखो कनौज से संबंध। कनौज पर गहड़वाल शासक जयचंद का शासन था। शत्रुता का कारण एक तो देखो दोनों की महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति, और पृथ्वीराज का संयोगिता को स्वयंवर से उठाना। इस चीज़ की जो दूसरे नंबर वाले पॉइंट की पुष्टि होती है पृथ्वीराज रासो में। अब देखो इनके बीच में ये संबंध को बताया गया है। अनंगपाल तोमर दिल्ली के शासक, इनके दो ही थे दोनों ही, जयचंद गहड़वाल और पृथ्वीराज चौहान आपस में क्या हो गए, मौसेरे भाई हो गए। जयचंद गहड़वाल की पुत्री थी संयोगिता, ये चीज़ मैंने यहाँ पर नोट कर ली। इस चीज़ को लेकर इनके बीच में क्या हो गई, तनातनी हो गई। ठीक है, अब ये चीज़ पृथ्वीराज चौहान को बहुत भारी पड़ेगी लास्ट में, क्योंकि जब तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ तब जयचंद गहड़वाल है वो इसके पक्ष में नहीं था, वो मोहम्मद गोरी की साइड चला गया, समझ गए।
तब वहाँ पर आपको पता है द्वितीय युद्ध में पृथ्वीराज चौहान की हार होगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ऐसा करके धीरे धीरे इसने क्या कर ली, अपने चारों ओर के जो शासक थे ना, इधर भीमदेव सेकंड से कर ही ली थी दुश्मनी, इधर गैड़ वालों से कर ली। ठीक है, तो ये बात है। अब उसके बाद में आता है तराइन का युद्ध फर्स्ट। चलो अब आगे हम तराइन का युद्ध पढ़ते हैं। तराइन का युद्ध फर्स्ट जो 1191 ईस्वी में हुआ था, उसको लेकर हम एक बार समझते हैं। पेज पे समझ लेते हैं पहले। देखो, पृथ्वीराज के समय में जो उत्तर पश्चिम, ये उत्तर ये पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम इस दिशा में हो गया। यहाँ पर जो गौर प्रदेश था, यहाँ पर गयासुद्दीन गोरी का शासन था। किसका शासन था? गयासुद्दीन गोरी का। तो गयासुद्दीन गोरी ने 1173 ईस्वी में अपने जो छोटे भाई थे मोहम्मद गोरी, उसको वहाँ का क्या बना दिया? गवर्नर बना दिया। गवर्नर बनाया था गजनी का। गजनी का गवर्नर बनाने के बाद सारा कार्यभार इसने संभाला, जो मोहम्मद गोरी था उसने, और अपने राज्य का विस्तार करने लगा। तो शुरू में इसने जो पाकिस्तान के एरिया है यहाँ पे, इसको जीतना शुरू किया। यहाँ पर लाहौर, पेशावर, सियालकोट, यहाँ जीता आगे बढ़ रहा था। और उसको मालूम था कि जो आगे का क्षेत्र है उसमें एक तो अजमेर इम्पोर्टेंट है, दिल्ली इम्पोर्टेंट है, इनको जीतना बहुत ज़रूरी है। यदि इनको जीत लिया तो इस सारे विशाल भूभाग पर अपना नियंत्रण हो जाएगा। तो इसको लेकर वो आगे बढ़ना शुरू हो गया। तो सबसे पहले वो इस तरफ से आगे बढ़ा। शुरुआत में वो गुजरात साइड से एंट्री करना चाहता था, लेकिन यहाँ आते आते उसकी भीमदेव सेकंड चालुक्य शासक से क्या हुई? लड़ाई हुई, क्योंकि आते ही पहले इससे टकराएगा। तो यहाँ पर करारी हार हुई इसकी। किसकी? मोहम्मद गोरी की। और ये यहाँ से वापस लौट गया। तब इसको एक बात तो समझ में आ गई कि यहाँ के जो राजपूत शासक है उनसे टकराना कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तब उसने क्या किया, यहाँ पर वापस आते ही तैयारियां शुरू कर दी। यहाँ पर अपने स्थायी निवास बनाए, जैसे सियालकोट वगैरह में यहाँ पर अपने दुर्ग बनाने शुरू कर दिए। 1186 ईस्वी में यहाँ पर जो लाहौर का शासक था खुसरू शाह, उसको भी पराजित कर दिया। और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू हुआ। इस बार उसने ये रास्ता चुना कि इस तरफ से एंट्री करेंगे, और यहाँ आया और यहाँ जगहों को जीते जीते आगे बढ़ रहा था। और आते आते यहाँ पर एक जगह है जिसको तबर हिंद, सर हिंद बोलते हैं, और वर्तमान में हम उसे बठिंडा के नाम से जानते हैं। बठिंडा पर आकर उसने क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। अब जो बठिंडा जगह थी वो उस समय पृथ्वीराज चौहान के अंडर में आती थी, वो चौहानों के अंडर में थी। और यहाँ की जो चौकियाँ वगैरह थी उनको ध्वस्त करके यहाँ पर उसने कर लिया अधिकार। अब यही इस लड़ाई का कारण बना, क्योंकि उसने पृथ्वीराज चौहान को छेड़ लिया, और पृथ्वीराज चौहान उस समय का एक शक्तिशाली शासक था। तो इस बात को लेकर दोनों में हुई टकराहट। उसके बाद में वो यहाँ से आगे बढ़ा, और आगे बढ़ के यहाँ आ गया हरियाणा साइड। हरियाणा के करनाल और थानेश्वर के मध्य में मैदान है, उसे तराइन का मैदान कहते हैं। तराइन के मैदान में ये आ गया मोहम्मद गोरी अपने लाव, लश्कर, सेना वगैरह सबको लेकर। और उसी समय वहाँ पर आ धमका कौन? पृथ्वीराज चौहान। दोनों सेनाएं आमने सामने, युद्ध की तैयारियां शुरू। मतलब तैयारियां तो पहले ही शुरू हो जाती है, मतलब कहने का मतलब लड़ने को आतुर। मोहम्मद गोरी की तरफ से काजी जियासुद्दीन, और पृथ्वीराज की तरफ से दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज। ठीक है, अब होता है इस चीज को लेकर इनके बीच में भीषण युद्ध। अब युद्ध चलता है, घमासान बुरी तरीके से युद्ध चल रहा होता है। पृथ्वीराज चौहान की सेना है वो इस पर टूट पड़ती है। अब बताते हैं कि जो गोविंदराज है उसका सामना हुआ मोहम्मद गोरी से युद्ध में। इनके बीच में सीधी लड़ाई हुई। तो बताते हैं कि पृथ्वीराज जो चौहान का जो गवर्नर था, दिल्ली का गवर्नर गोविंदराज, तो उसने जैसे ही इस पर आक्रमण किया तो ये क्या हुआ कि घोड़े से नीचे गिर गया। और नीचे गिरने के बाद जैसे ही गोविंदराज उसको मारने लगा तब पृथ्वीराज चौहान ने बोला कि हम घुटने टेके हुए पर वार नहीं करते। कैसे? देखो, बुरी तरह मरा है ना, पूरा घायल हो चुका है, अब इसको छोड़ दो। तो गोविंदराज ने उसको छोड़ दिया। गोविंदराज ने काफ़ी समझाया भी था कि भाई ये हमारा दुश्मन है, तो इन्होंने कह दिया कि नहीं, हम घुटने टेके हुए पर वार नहीं करते। अब इतने में ही पूरी सेना क्या हो गई? तितर बितर हो गई। भाग खड़े हुए जो मोहम्मद गोरी के सैनिक थे, और भागती हुई सेना पर पृथ्वीराज चौहान ने आक्रमण नहीं किया, मतलब उसको पीछे जाके उनको समूल नष्ट नहीं किया। और इस चीज का ही नुकसान है इसको तराइन के द्वितीय युद्ध में भुगतना पड़ेगा। अब इस चीज को डॉक्टर दशरथ शर्मा कहते हैं कि यह पृथ्वीराज का क्या है? शैथिल्य, कि उसने उनको मारा नहीं, वरना उसको जाती हुई, हारी हुई और मनोबल टूटी हुई सेना को समूल क्या कर देना चाहिए? नष्ट कर देना चाहिए।
और ये तराइन का जो फर्स्ट युद्ध था उसमें मोहम्मद गोरी की हार हो गई और ये वापस कहाँ चला गया, गजनी चला गया। अब बताते हैं कि इसी दौरान जो चंदेल शासक, जो गहड़वाल शासक था जयचंद गहड़वाल, उसकी जो पुत्री संयोगिता को लेकर जो मैटर हुआ था वो इसी समय का है, 1191 और 92 के बीच का, इस युद्ध के बाद की बात है, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। कि इससे शादी करने के बाद जो संयोगिता थी उसको यहाँ से भगा लाया और शादी कर ली। उसके बाद में जो इसके नैतिक मूल्य थे पृथ्वीराज चौहान के, उनमें दिनों दिन गिरावट आई। उसने युद्ध कला का जो अभ्यास करना वगैरह सारा कुछ छोड़ दिया, राज कार्य पर भी ज़्यादा ध्यान नहीं देता था और सुरा और सुंदरी में लीन रहने लग गया। अब हुआ क्या, इस जो मोहम्मद गोरी के तो दिमाग में थी कि भाई अपने को तो क्या करना है, वापस युद्ध करना है और अपने जो अपमान वगैरह हुआ यहाँ पर, जो हमको छोड़ा, लात मार के भगाया यहाँ से, उसका क्या लेना है, बदला लेना है। तो कुछ ही समय के बाद 1191 और उसके बाद में 1192 में तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। कौन सी जगह, उसी जगह पर। अब इसकी जो गुप्तचर व्यवस्था थी मोहम्मद गोरी की, उससे उसको पता था कि भाई वो अब पूरी तरह से सूरा और सुंदरी में लीन है, ज़्यादा तैयारी वगैरह की नहीं। फिर भी उसने सोचा कि हो सकता है कि अपनी गुप्तचर व्यवस्था में कोई मिस्टेक हो, तो इसलिए उसने छल से जीतना चाहा कि इस बार हम किससे जीतेंगे, छल से जीतेंगे। और ये तराइन के द्वितीय युद्ध के लिए 1192 ईस्वी में आ धंसा वापस उसी जगह पर, और पृथ्वीराज चौहान भी इस तरफ से आया। अब पृथ्वीराज चौहान के एक तो उसने दुश्मन को कम आंक लिया, ये मिस्टेक कर दी उसने कि भाई गोरी तो क्या है, अभी तो हराया साल भर पहले और हरा देंगे, आ गया, तैयारी वगैरह कुछ की हुई नहीं थी, आके बैठ गया तराइन के मैदान में। अब पहले मोहम्मद गोरी ने कहा कि हम लड़ाई करने के लिए नहीं है, हम संधि कर लेंगे। तो इस बात में इसको उलझा के रखा और अपने सैनिकों को भी क्या बोला कि आप वापस जाओ। भाई पृथ्वीराज चौहान ने कह दिया कि भाई यदि संधि करनी है तो इतने सैनिक लेके क्यों आए, थोड़े सैनिकों को वापस भेजो। तो उसने कुछ सेना वापस भेजी और उनको बोल दिया कि जिस रफ्तार से जा रहे हो उसी रफ्तार से रात को क्या आ जाना, वापस आ जाना। अब आपको मालूम है कि रात को युद्ध होता नहीं था। अब रात को पृथ्वीराज चौहान की सेना वगैरह पूरी आराम कर रही थी, अपने अपने कैंप वगैरह जो भी लगाए हुए थे, और सुबह का समय था, बताते हैं कि 4 बजे के आसपास। उस समय मोहम्मद गोरी के जो सैनिक थे, घात लगाए हुए बैठे थे, उन्होंने इन पर क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया। अब इस अवस्था में वो हक्के बक्के रह गए, पूरे गहरी निद्रा में लीन थे जो सुबह के समय की थी। तो उस समय इनकी क्या हो गई, हार हो गई, बुरी तरीके से ये लोग हार गए। बताते हैं, कुछ इतिहासकार बताते हैं कि जो पृथ्वीराज चौहान को उसी समय मौत के घाट उतार दिया। चंद्रवरदाई बताता है कि वो शब्द बेदी बाण वाली कहानी बताता है कि यहाँ से मोहम्मद गोरी है उनको कैद करके गजनी ले गया, गजनी ले जाकर पृथ्वीराज चौहान को अंधा कर दिया। अंधा करने के बाद में जो इन दोनों ने भाई नीति अपनाई कि दोनों ने गुपचुप तरीके से मंत्रणा की कि हम सुबह बोलेंगे गोरी को कि हमारे जो शासक हैं वो शब्द वेदी बाण चलाने में माहिर हैं। वो स्टोरी हुई कुछ, तो वो बताते हैं। हमीर महाकाव्य बताते हैं कि गोरी द्वारा पृथ्वीराज को कैद करके और उसके बाद में मरवा दिया। और विरुद्ध विधि विध्वंस नाम का एक ग्रंथ है, उसमें बताते हैं कि पृथ्वीराज का युद्ध भूमि में ही शहीद हुआ। ठीक है, तो ये सब अलग अलग मत हैं। जो भी हो, इस समय पृथ्वीराज चौहान की क्या हो गई थी, तराइन के द्वितीय युद्ध में बुरी तरीके से हार हो गई थी। इस चीज को हम नोट्स में पढ़ लेते हैं, तो आओ नोट्स में पढ़ते हैं। अब देखो, तराइन का युद्ध फर्स्ट 1191 ईस्वी में पृथ्वीराज और मोहम्मद गोरी के बीच में हुआ था। अब 1175 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने मुल्तान को जीत लिया था और 1186 ईस्वी में किसको जीता था, लाहौर के शासक खुसरू शाह को पराजित करके लाहौर जीत लिया। अब तराइन का जो फर्स्ट युद्ध था उसका परिणाम क्या हुआ, पृथ्वीराज चौहान क्या हुआ, विजित हुआ था। मोहम्मद गोरी वंश के गयासुद्दीन गोरी का छोटा भाई था, जिसे 1173 ईस्वी में गजनी का क्या बना दिया, गवर्नर बना दिया। ये नोट्स है वो शॉर्ट में लिखे हुए हैं ताकि आप एग्जाम के टाइम जल्दी से इनका क्या कर लो, रिवीजन कर लो। पृथ्वीराज चौहान के समय उत्तर पश्चिम में गौर प्रदेश पर गयासुद्दीन गोरी का शासन था। गयासुद्दीन गोरी ने 1173 ईस्वी में अपने छोटे भाई को गजनी का क्या बना दिया, गवर्नर बनाया। 1186 ईस्वी में मोहम्मद गोरी ने लाहौर के शासक खुसरू शाह को पराजित किया। अब देखो, तराइन के युद्ध का कारण कि भाई तराइन का युद्ध क्यों हुआ, क्योंकि उसने भटिंडा, तबर हिंद, सरहिंद, ये एक ही जगह के नाम है, पर अधिकार को लेकर इनके बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। ये युद्ध का क्या था, कारण था। अब तराइन कहाँ पर है, हरियाणा के करनाल
एवं थानेश्वर के मध्य तराइन का क्या है, मैदान है। सेना का नेतृत्व कौन कर रहे थे तराइन के प्रथम युद्ध में? मोहम्मद गोरी की तरफ से काजी जियासुद्दीन और पृथ्वीराज की तरफ से दिल्ली के गवर्नर गोविंदराज। इनका परिणाम क्या हुआ तराइन के फर्स्ट युद्ध का? मोहम्मद गोरी की इस भीषण युद्ध में हार हुई, वे भाग खड़ा हुआ, सेना भी भाग छुटी, लेकिन पृथ्वीराज ने इनका पीछा नहीं किया। डॉक्टर दशरथ शर्मा इसे पृथ्वीराज का क्या बताते हैं? सैतिल्य बताते हैं। ये चीज हुई। अब देखो इसके बाद में तराइन का क्या होगा? द्वितीय युद्ध होगा 1192 ईस्वी में। ये बीच में क्या है, थोड़े फैक्ट हैं, वो आप याद रख लेना। एक तो देखो नाट्यरंभा था, नाचने वाला घोड़ा। राय पिथौरा के नाम से भी पृथ्वीराज को जानते हैं, ये बात हमने पहले ही बता दी। और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को भारत का क्या मानते हैं? अंतिम हिंदू सम्राट मानते हैं। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट थे तो मैंने यहाँ पर लिख दिए, है ना। अब देखो होता क्या है, जैसे कई कोचिंग वगैरह में स्टोरी सुनाते हैं लंबी लंबी कि मोहम्मद गोरी आया और उसने भाला मारा और गोविंदराज के 2 दांत टूट गए, उसने भी अपमानित महसूस किया और फिर वो वैसे लड़ा। तो अब कोई नहीं पूछता कि भाई गोविंदराज के कितने दांत टूटे, गोविंदराज के दांत किसने तोड़े। जो इम्पोर्टेंट है ना वो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, है ना। खींचने को ये मैटर हम 2 घंटे की क्लास तक खींच सकते हैं। पृथ्वीराज चौहान को ही बस पढ़ाते जाओ, स्टोरी सुनाते जाओ। कुछ कुछ लोग होते हैं साथ में शायरी वगैरह बोलते जाते हैं, बताते जाते हैं। अब स्वयंवर है उसको भी बताएंगे कि वो उसके सामने आया, वो शासक खुश हुआ कि मुझे माला पहनाएगी। तो मैंने ना इसमें फालतू की बात कुछ नहीं बोली है ना। जो फैक्ट है फैक्ट टू फैक्ट, जितना शॉर्ट हो सके वीडियो उतना छोटा रखो, जितना ज़्यादा कंटेंट दे सकते हो उतना दो, और जो फैक्ट है उसको सीधा पढ़ के बता दो। उसको बार बार उसके साथ स्टोरी सुनाने की क्या ज़रूरत है। और जहाँ पर समझाने वाली बात है वो मैं आपको समझा दूंगा। आपको बस जैसे बता रहे ना वैसे समझते जाओ। जो चीज़ समझ में नहीं कमेंट बॉक्स में बता देना, और जो नोट्स हैं उनको एज इट इज़ याद कर लेना। मेन चीज़ यही है, कितनी लंबी स्टोरी कहानियाँ सुनाओ, क्लास 2 घंटे की खींचो, सारी यही निकलना है ना। तो आपको अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना है। अब देखो तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में, वही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच में। परिणाम क्या हुआ कि मोहम्मद गोरी जीतता इसमें। यह निर्णायक युद्ध था। क्यों? क्योंकि जब मोहम्मद गोरी ने इनको पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया, यही यहाँ पर एक मान लो कि अंतिम हिंदू सम्राट बोला है, तो कुछ तो मतलब सोच के ही बताया गया है इनको। क्यों? क्योंकि इनके बाद में जैसे ही पृथ्वीराज चौहान हारता है तो भारत में जो मुगल सत्ता है, जो मुस्लिम सत्ता है, उसका क्या होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जो मुस्लिम सत्ता स्थापित होनी शुरू हो जाती है। इस वजह से इसको मानते हैं अंतिम हिंदू सम्राट। ये निर्णायक युद्ध था। इस युद्ध के पश्चात भारत में मुस्लिम साम्राज्य की क्या हुई? नींव पड़ी। अब यदि पृथ्वीराज चौहान पहले चेतता, है ना, 1191 में जब वो पहला युद्ध हुआ उसी समय मोहम्मद गोरी को मार देता, तो ये मुस्लिम साम्राज्य की नींव उस समय नहीं पड़ती। इस वजह से ये बहुत ही निर्णायक युद्ध था। तो भारत के जो इतिहासकार हैं वो तो इस जो द्वितीय युद्ध है उसमें पृथ्वीराज चौहान के जो रण कौशल है इसकी बहुत ही ज़्यादा क्या करते हैं, आलोचना करते हैं। अब पृथ्वीराज की हार के प्रमुख कारण, अब हार तो गया, चलो कारण भी पढ़ लेते हैं क्यों हारा। एक तो पृथ्वीराज का अपने चारों ओर के राजाओं को क्या बना लेना, अपना शत्रु बना लेना। देखो जैसे ये राजस्थान का मैप, इस तरफ जो चालुक्य शासक था उससे इसकी बिगड़ी हुई थी, पहले ही बनती नहीं थी। और इस तरफ जो जयचंद गहड़वाल वगैरह हैं, गहड़वाल से ही नहीं बनती थी। महोबा के शासक थे जो परमर्दी देव चंदेल वगैरह, उनके साथ भी इसकी नहीं बनी। और भंडानक जो जाति आई थी उसी का भी इसने क्या किया था, दमन किया था। ऐसा करके चारों ओर के शासकों से इसने अपनी क्या बना ली थी, शत्रुता बना ली थी। क्यों? क्योंकि इसने दिग्विजय की नीति अपनाई थी। अपने आप को विश्व विजेता मानता था ये, कि हमें मतलब आगे से आगे बढ़ना है, आगे से आगे बढ़ना है, ज़्यादा से ज़्यादा हासिल करने की इसकी प्रवृत्ति थी। महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति का आदमी था। तो इसी महत्वाकांक्षी प्रवृत्ति के चलते इसने सभी जो आसपास के शासकों से क्या कर ली, शत्रुता कर ली। और देखो युद्ध की तैयारी न करके आमोद प्रमोद सूरा और सुंदरी में लीन हो गया। संयोगिता से शादी करने के बाद राजकार्य और युद्ध कौशल की तरफ ध्यान नहीं दिया। और तीसरी बात, दुश्मन को कम आंकना कि मोहम्मद गोरी को तभी तो हराया है और हरा देंगे, ठीक है, ये चीज़ है। और देखो अब पृथ्वीराज का अंत कैसे हुआ, इसमें हार तो गया, ये बाद में पढ़ लेंगे, एक बार ये पढ़ते हैं। अब पृथ्वीराज का क्या हुआ भाई, युद्ध में हार गए, उसके बाद पृथ्वीराज का क्या हुआ। चंद्रवरदाई बताते हैं, चंद्रवरदाई के अनुसार शब्द भेदी बाण से मोहम्मद गोरी को मार देना और उसके बाद स्वयं पृथ्वीराज व चंद्रवरदाई का कटार से क्या कर लेना, आत्महत्या का उल्लेख कर लेना। ये कहानी है ना। ये कौन बताता है, चंद्रवरदाई। पृथ्वीराज रासों में बताता है कि भाई उन दोनों को वहां पर कैद कर लिया। बताते हैं कि उसके बाद में पृथ्वीराज चौहान है वो लगातार मोहम्मद गोरी की तरफ जब देख रहा था, तब मोहम्मद गोरी ने उसको कहा कि भाई आंख नीचे कर,
2-4 बार कहने के बाद भी जब उसने नीचे नहीं की आंख, तो उसने उसकी मतलब जो आंखें फुड़वा दी, बोलते हैं कि उसको अंधा कर दिया। ठीक है, तो बाद में जब बोलते हैं कि चंद्रवरदाई भी साथ में था, तो चंद्रवरदाई ने और पृथ्वीराज चौहान ने ऐसे भाई एक नीति बनाई, एक चाल चली कि हम बोलेंगे मोहम्मद गौरी को कि हमारे जो शासक है वो इतने वीर हैं, वो शब्द वेदी बाण चला देते हैं। तो ऐसा हुआ। उसके बाद में उन्होंने एक आयोजन रखा वहाँ पर कि भाई देखते हैं इनका रण कौशल देखते हैं। फिर उसके बाद में मोहम्मद गौरी ने कुछ लाइन बोली कि भाई तीर चलाओ। तब बोलते हैं कि चंद्रवरदाई ने उनकी जो दूरी बताई थी कि 4 बांस 24 गज 8 अंगुल, तापर बेटे सुल्तान मच्चू के चौहान वाली वो लाइन बोली, और उसके लाइन को बोलते ही जो पृथ्वीराज चौहान ने तीर चलाया और उससे गौरी की क्या हो गई, मौत हो गई। उसके बाद में चंद्रवरदाई और पृथ्वीराज ने आपस में एक दूसरे की कटार से क्या कर दी, हत्या कर दी। ये स्टोरी बताता है पृथ्वीराज रासो। और सेकंड है अमीर महाकाव्य में बताते हैं कि गौरी द्वारा पृथ्वीराज को कैद कर लिया गया और उसके बाद में उसको मरवा दिया। और विरुद्ध विधि विध्वंस में बोलते हैं कि पृथ्वीराज का युद्ध भूमि में शहीद होना लिखा है। इसमें बताते हैं कि वो युद्ध भूमि में क्या हो गए, शहीद हो गए। जो भी हो, इस प्रकार पृथ्वीराज की उस समय क्या हो गई थी, मौत हो गई थी। अब देखो ये एक बीच में ये चीज़ है, लास्ट डिस्कशन, इसको पढ़ लो। देखो पृथ्वीराज रासो को जैसे चंद्रवरदाई वगैरह वहाँ चले गए, उनकी मौत हो गई युद्ध में। तो उसके बाद में पृथ्वीराज रासो को किसने पूरा किया था, चंद्रवरदाई के पुत्र जलहण ने पूरा किया था। एक देखो हसन निजामी ने ग्रंथ लिखा था ताजुल मासिर, और मीना सिराज ने ग्रंथ लिखा था तबकात नासिरी। इनको याद रखना आप अच्छे से ना, ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये तराइन का द्वितीय युद्ध हो गया, और तराइन के द्वितीय युद्ध में ये पृथ्वीराज की हार हो गई, इनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद में क्या हुआ, तराइन की जो द्वितीय युद्ध था उसके लड़ाई हुई तराइन की। उसके बाद में मोहम्मद गौरी के अंडर में आ गया अजमेर सारा। उसने यहाँ पर खूब लूटपाट मचाई, सारा धन वगैरह लूट लिया और इनको अधीनता स्वीकार करवा दी। और अधीनता स्वीकार करने के बाद में उसने गोविंदराज को ही वहाँ की गद्दी पर बिठा दिया, उसके पुत्र को ही, निश्चित शर्तों के साथ कि भाई इतना भारी भरकम जो टैक्स हम वसूलेंगे और आप अपना ये जो राजकार्य है यहाँ पर संभाल लो। उनकी अधीनता स्वीकार कर ली। तो उसके बारे में लिखा हुआ है। पृथ्वीराज की मृत्यु हुई, मृत्यु के पश्चात उसका पुत्र है वो गोविंदराज गद्दी पर बैठता है, मोहम्मद गौरी की अधीनता व शर्तों को स्वीकार करते हुए। अब कुछ ही समय बाद क्या होता है, जैसे ही वो 2-3 साल राज करता है, तभी पृथ्वीराज का जो भाई होता है हरिराज, वो उसको क्या कर देता है, भगा देता है। किसको, गोविंदराज को। ये बात तो होनी है, क्योंकि आप देख लो कि भाई पृथ्वीराज जब छोटा था और कम उम्र में जब शासन चलाने लगे, तब उसके स्वजन उसको परेशान करना शुरू कर देते हैं, विद्रोह करते हैं। और अब गोविंदराज भी छोटा ही है। क्यों, क्योंकि जब युद्ध हुआ था, युद्ध भूमि में वो शहीद हुआ, तब 26 साल की एज थी जब मौत हुई पृथ्वीराज चौहान की। तो देख लो छोटा ही रहेगा ना गोविंदराज तो। अब गोविंदराज की मान लो आपके ये जब पृथ्वीराज चौहान 15 साल के थे, तब मान लो कि गोविंदराज का जन्म हुआ, तो भी जब ये 26 साल के हुए तब तक ये कितने हुई एज इनकी, 11 ही हुई गोविंदराज की। तब ये भी क्या थे, छोटे ही थे जब शासन शुरू कर लिया। तब क्या किया, पृथ्वीराज के भाई ने इसको भगा दिया। इसके यहाँ से भगाने के बाद में गोविंदराज कहाँ जाता है, कुतुबुद्दीन ऐबक के पास। कुतुबुद्दीन ऐबक कौन था, जब मोहम्मद गौरी ने इस एरिया को जीत लिया, उसके बाद में कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर सौंप दिया कि अब सारा यहाँ का आप ही देखो, जो ये हमने चौहान साम्राज्य जीता है। और वो वापस गजनी की तरफ चला गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ही पीछे का सारा कार्य हैंडल कर रहा था। तो गोविंदराज गया कुतुबुद्दीन ऐबक के पास, उसकी अनुमति से उसने क्या किया, रणथंभौर में चौहान वंश की नींव स्थापित कर दी थी 1194 ईस्वी में। और आगे जाकर इसी रणथंभौर के चौहानों में कौन थे, हमीर वगैरह हुए थे, जो कि बहुत ही पॉपुलर थे। और देखो ये यहाँ इसी के साथ क्या हुआ था, जो चौहान वंश का क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अजमेर के जो चौहान होते हैं वो समाप्त हो जाते हैं। ठीक है, गोविंदराज के साथ ही गोविंदराज पृथ्वीराज थर्ड का बेटा। ये एक फैक्ट है, ये ध्यान में रखना आप। मोइनुद्दीन जो चिश्ती थे वो पृथ्वीराज के समय ही भारत आए थे। ठीक है, ये अजमेर के चौहान कंप्लीट है। अब अगला टॉपिक अगले वीडियो में। आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट में बताना। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करना। आपके जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म हैं उसमें सब शेयर करना इस चीज़ को, अपने सभी मित्रों को इस चैनल के बारे में बताना। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।